अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 13 बिशन की दिलेरी पार्ट पर आधारित कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बच्चों को बहादुर बनने और जीवों पर दया करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह कहानी बिशन की दिलेरी यानी उसकी बहादुरी पर आधारित कहानी है। बिशन जो कि केवल 10 वर्ष का बालक है, घायल तीतर को बचाने के लिए बिशन को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और किन कठिनाइयों से उसे गुजरना पड़ता है। आइए बिशन की दिलेरी पर आधारित जो कि बहादुरी पर आधारित यह कहानी है, आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी पेज नंबर 81 पर आ जाइए। पार्ट 13 बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। पहाड़ों के पीछे से कौन झांक रहा था? पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन जो कि 10 वर्ष का बालक है, वह अपने घर से रोज इसी समय इसी रास्ते से कहाँ जाता था? रोज वह इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी क्या करती थी? कर्नल दत्ता की पत्नी बिशन की पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। फार्म हाउस में किसके पेड़ लगे थे? फार्म हाउस में सेबों के पेड़ लगे थे। सेबों के बाग में किसके छिड़काव की हो रहे थे? सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और यह काम बहुत सुबह ही शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पगडंडी यानी पतला रास्ता। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक ही पहुंचा था कि उसे क्या सुनाई दी? उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। क्या हुई? गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी में केवल उसी की आवाज़ गूंजने लगी। गोलियों के शोर से क्या होने लगा था? गोलियों की शोर से पंछी घबरा गए थे और आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे थे। और यह सब देखकर बिशन सहम कर यानी डर कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। सीढ़ी नुमा यानी जो सीढ़ी की तरह बराबर एक के बाद एक ऊंचा खेत होता है। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों के काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। बिशन जहाँ से खड़ा था वहाँ से क्या क्या दिखाई दे रही थी? वहाँ से उसे खेत, फलों के बाग साफ साफ दिखाई दे रहे थे और खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सुबह की हल्की धूप में खेत कैसे दिखाई दे रहे थे? खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। वह सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक अचानक बिशन को, एकाएक का अर्थ होता है अचानक, एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। अचानक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं और यह बात शिकारियों को पता रहती है और वह सुबह सुबह उनका शिकार करने के लिए वहां पर चले आते हैं और कुछ तीतर को वो अपने साथ उठा ले जाते हैं, बाकी को वहीं घायल खेतों में छोड़ देते हैं। बिशन ने सोचा
कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। बिशन, जो कि यह सोच रहा था कि कितना दुख पहुंचाने वाला यह काम करते हैं। कौन काम करते हैं? शिकारी। और वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, और वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। और वह चलते चलते सोच ही रहा था कि किस तरह से शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उसे सबक कैसे सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह किसे सबक सिखाने की बात कर रहा है यहाँ? वह शिकारियों को सबक सिखाने की बात कर रहा है। तभी उसके पाँव के पास से सरसराहट सी हुई। सरसराहट यानी आवाज़। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। क्या देखा उसने? एक घायल यानी जख्मी तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा हुआ छटपटा रहा था। बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटकर खेत के और अंदर चला गया। बिशन क्या कर रहा था? बिशन उस घायल तीतर को पकड़ने में हाथ बढ़ाया था कि वह घायल तीतर घबरा चुका था और वह उसके हाथ से छूटकर और दूर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। क्या किया बिशन ने? बिशन ने घायल तीतर को तड़प तड़प मर जाने के लिए छोड़ ना देकर उसने क्या किया? उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने क्या किया? स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। बिशन, जो कि सोच ही रहा था कि शिकारियों को सबक कैसे सिखाया जाए, तभी उसके पैर के पास क्या होती है? आवाज़, सरसराहट सी आवाज़ होती है, और उसने देखा कि एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच में फंसा हुआ रहता है। और वह तीतर को पकड़ने के लिए क्या करता है? वह तीतर को पकड़ने के लिए अपना स्वेटर उतारता है और मौका देखकर उस तीतर पर डाल देता है, क्योंकि तीतर जो है उस समय शिकारियों के गोलियों की आवाज़ से काफ़ी घबराया हुआ रहता है। इसलिए उसे पकड़ने के लिए बिशन अपना स्वेटर उतारता है और मौका देखकर उस तीतर पर डाल देता है, और तीतर उस स्वेटर में फंस जाता है और बिशन क्या कर लेता है? उस तीतर को पकड़ लेता है। बिशन उसे क्या करता है? सीने से चिपका लेता है और खेत से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगता है। वह इतनी तेज से भागता है मानो उसे पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे, दूसरी तरफ कटीली तारों की बाड़। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर एक तरफ क्या थे? एक तरफ गेहूं के खेत और दूसरी तरफ क्या थे? दूसरी तरफ कटीली तारों की बाड़ थी। बिशन वैसे तो कटीली तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। बिशन क्यों छिप कर चलने लगा? ताकि उसे शिकारी देख न ले, इसलिए वह छिप छिप कर चलने लगा। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई। कौन कुछ ही दूर गया था? बिशन। बिशन कुछ ही दूर गया था कि
पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई आवाज़ दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी। किसे आवाज़ सुनाई दी? बिशन को। किसकी आवाज़? भारी भरकम जूतों की आवाज़, जो तेजी से किसके पास आती जा रही थी? जो तेजी से उसके पास यानी बिशन के पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहे शिकारी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। बिशन ने कहाँ से जाना तय किया? बिशन ने खेत के छोटे रास्तों से जाना तय किया। अगर वह सड़क के रास्ते से जाता तो क्या होता? वह शिकारी को साफ साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थीं। खेतों से आगे के जो रास्ते थे उसमें कांटेदार झाड़ियाँ थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने से माँ उसे डांटेगी, यानी कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। पाँव की आहट सुनाई देने से क्या होता है? आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। पिछवाड़े यानी पीछे का दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। फार्म हाउस के अंदर जाने के लिए उसने किसका सहारा लिया? फार्म हाउस के अंदर जाने के लिए उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। कौन लगाए हुए था अपने सीने से? बिशन अपने सीने से लगाए हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी आवाज़ आ रही थी। किसकी आवाज़ आ रही थी? प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। गुलाब चंद कौन था? वहाँ का नौकर। वह क्या कर रहा था? वह बरामदा साफ कर रहा था। और मुर्गियां कहाँ थी? वह अपने दड़बे में थी। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। अल्सेशियन कुत्ता क्यों ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है? क्योंकि वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह से भौंकता है और बिशन समझ गया था कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ था और उसी के नीचे क्या थी? एक टूटी
टोकरी थी और बिशन को वो टूटी टोकरी देखकर यह सुझाव आया कि यह ठीक है। सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। उसने क्या किया? उसने टूटी टोकरी में तीतर को स्वेटर से ढक दिया और वहाँ छिपा दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप वहीं पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ही ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे थे। कहाँ चले आ रहे थे? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की ओर चले आ रहे थे और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा। किसने डांटा? कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना क्योंकि वह अजनबियों को देखकर भौंकता था, इसलिए वह शिकारियों को देखकर भौंक रहा था। पिछले दोनों पाँव पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वह जो अल्सेशियन कुत्ता था वह पीछे के दोनों पाँव पर खड़े होकर जोर जोर से उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। सरपंच का क्या नाम था? माधव सिंह। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ा। शिकारी कहते हैं, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। शिकारी क्या कहता है? शिकारी कहता है कि अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम किसे ढूंढ रहे हैं? हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। दूसरा शिकारी क्या कहता है कि उसे हम खाते हैं, और कुछ देर रुक के बोलने के बाद वह कहता है कि अब उस लड़के को ढूंढवा दीजिए, वह इधर ही आकर छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल गुस्से में क्या कहते हैं? कर्नल गुस्से में कहते हैं कि कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर यहाँ पर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले,
पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से यह सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से सेट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, भौजी भौजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी। बिशन ने क्या कहा? इसे पालूंगा बाबूजी। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्हें घायल तीतर को देखा। उन्होंने किसे देखा? कर्नल दत्ता ने उस घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था। अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। कर्नल साहब मुस्कुराकर कहते हैं कि और उस घायल तीतर को देखते हैं कि उसका एक पंख टूट गया था और वह कहते हैं कि शायद यह उड़ सके। जाकर दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर जाता है और दवाइयों का बक्सा ले आता है। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। कर्नल साहब क्या कहते हैं? कर्नल साहब कहते हैं कि बिशन अगर तुम्हें इस तीतर को जल्दी ठीक करना है तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाना पड़ेगा, तो यह तीतर जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक भौजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसा बोलता है? भौजी ने पूछा। भौजी ने क्या पूछा? अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। भौजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। प्रत्येक जीव को स्वतंत्र रहने और जीने का अधिकार है। बिशन की दिलेरी पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। साहस, बहादुरी और हिम्मत से सामना करना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हमने पाठ 13 बिशन की दिलेरी पाठ पढ़ी। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।